चलिए, आज जरा समय में पीछे चलते हैं और भारत के एक ऐसे दौर को समझते हैं जिसने आने वाली सदियों के लिए इसकी पूरी नींव रखी। हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। सोचिए जरा, एक साम्राज्य, एक पूरा किंगडम बिल्कुल जीरो से कैसे बनता है। यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में रहेगा। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक घूमती फिरती खानाबदोश संस्कृति ने खुद को बदला और एक ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन बड़े बड़े राज्यों को जन्म दिया। तो सबसे पहले थोड़ा टाइमलाइन को समझ लेते हैं, है ना। देखिए, पूरा वैदिक काल जो है वो करीब 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। लेकिन हमारा जो फोकस है वो है 1000 से 500 ईसा पूर्व के दौर पर। इसी को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्यों? क्योंकि यही वो टाइम था जब सच में सब कुछ बदल गया। तो आखिर इस इतने बड़े बदलाव की चिंगारी भड़की कहां से? असल में इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। एक तो नई जमीन पर फैलना यानी एक्सपेंशन, और दूसरा एक ऐसी क्रांतिकारी धातु का आना जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। सोचिए, जो लोग कभी सेमी नोमैडिक लाइफ जीते थे, मतलब एक जगह टिककर नहीं रहते थे, वो पंजाब से निकलकर पूरब की तरफ गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में परमानेंटली बस रहे थे। इतना ही नहीं, जो भरत और पुरु जैसी पुरानी जनजातियां थीं, वो आपस में मिलकर कुरु जैसी एक सुपर पावरफुल जनजाति बन गई। और इनका सेंटर क्या था? हस्तिनापुर जैसे शहर, जहां से ये लोग शासन करते थे। और ये जो एक्सपेंशन हो रहा था, इसे मुमकिन बनाया एक नई टेक्नोलॉजी ने, वो था लोहा। वैदिक ग्रंथों में इसे श्याम अयस या काली धातु कहा गया है। अब जरा एक मिनट रुककर सोचिए कि एक मेटल, सिर्फ एक धातु, कैसे सब कुछ बदल सकती है। लोहे के औजारों से घने जंगलों को काटना, साफ करना और जमीन की गहरी जुताई करना सब कुछ आसान हो गया। और यही तो चाहिए था एक स्थायी, एक प्रॉस्परस खेतीबाड़ी वाली जिंदगी के लिए। अच्छा, तो अब जब लोग एक जगह सेटल होने लगे, खेती करने लगे, तो जाहिर सी बात है लीडरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाना था। और ये अंतर देखिए कितना जबरदस्त है। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था? असली पावर थी सभा और समिति जैसी ट्राइबल असेंबलीज के पास। राजा, वो तो बस एक मुखिया था, एक चीफ। लेकिन उत्तर वैदिक काल लाते आते पासा पलट गया। राजा की पावर वो बेतहाशा बढ़ गई और ये सभाएं ये सिर्फ नाम की रह गई, एडवाइजरी बॉडीज बन गईं। और सबसे बड़ा बदलाव, अब राजपद हेरिडिटरी हो गया, मतलब राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया, जनपद। इसका मतलब था अब लोगों की पहचान उनकी जनजाति, उनके कबीले से नहीं, बल्कि उनकी जमीन से, उनके इलाके से होने लगी। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था, क्योंकि अब जो लड़ाइयां होती थीं वो गाय भैंसों के लिए नहीं होती थीं। अब लड़ाइयां होती थीं जमीन के लिए, उपजाऊ जमीन और टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए। अब राजा पावरफुल तो बन गया, लेकिन इस पावर को एक तरह की सोशल और डिवाइन मान्यता भी तो चाहिए थी, है ना? तो इसके लिए राजाओं ने शुरू किए बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान, जैसे राजसूय यज्ञ जो सुप्रीम पावर के लिए होता था, फिर अश्वमेध यज्ञ जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था ये दिखाने के लिए कि इस पूरे इलाके पर हमारा कंट्रोल है, और वाजपेय यज्ञ अपनी शान शौकत और ताकत दिखाने के लिए। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, ये पावर का पब्लिक डिस्प्ले था, लोगों के मन में राजा का खौफ और सम्मान बैठाने का एक तरीका। तो अब देखिए, राज्य बड़े हो रहे थे, इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स हो रही थी, तो इस नए बदलते समाज को चलाने के लिए एक नए सोशल स्ट्रक्चर की, एक नई सामाजिक व्यवस्था की जरूरत भी महसूस होने लगी। और यहीं से जन्म हुआ वर्ण व्यवस्था का। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने पूरे समाज को उनके काम और उनकी सोशल स्टेटस के आधार पर 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो ये 4 वर्ण कौन से थे? सबसे ऊपर थे ब्राह्मण यानी पुजारी और विद्वान। फिर आते थे क्षत्रिय जो शासक और वॉरियर्स थे। उनके बाद थे वैश्य यानी किसान, व्यापारी और कारीगर। और सबसे आखिर में थे शूद्र, जिनका काम बाकी के 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जो पहले 3 वर्ण थे उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, मतलब पवित्र धागा पहनने का, जो एक तरह से शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक था। लेकिन जो चौथा वर्ण था यानी शूद्र, उन्हें इससे दूर रखा गया, उन्हें यह अधिकार नहीं था। और बस यहीं से सामाजिक बंटवारा और गहरा होता चला गया और ये पूरा सिस्टम और भी ज्यादा कठोर बन गया। और ये बदलाव सिर्फ समाज में नहीं बल्कि परिवार के अंदर भी आ रहा था। पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की और मजबूत हो गई।
घर का मुखिया अब पिता होता था। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्शन नहीं थे। गार्गी और मैत्रेय जैसी कुछ बहुत विद्वान महिलाएं भी थीं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उन्हें पुरुषों के अधीन माना जाने लगा। तो अब तक हमने देखा कि समाज कैसे बदला, राजनीति कैसे बदली, लेकिन इन सारे बदलावों की जड़ में, इनकी बुनियाद में क्या था? एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, एक कृषि क्रांति। और ये शायद इस पूरे दौर का सबसे फंडामेंटल बदलाव था। अर्ली वैदिक पीरियड में अमीर कौन था? जिसके पास सबसे ज्यादा मवेशी होते थे, गाय बैल होते थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में दौलत का मतलब था जमीन, लैंड। इकोनॉमी जो थी वो पशुपालन से शिफ्ट होकर पूरी तरह से खेती पर, एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो गई। खेती करने के तरीके भी बदल रहे थे। पहले जौ मुख्य फसल थी, लेकिन अब उसकी जगह ले ली चावल, जिसे उस वक्त व्रीहि कहते थे, और गेहूं ने, जिसे गोधूम कहा जाता था। और कमाल की बात यह थी कि खेती से इतना अनाज पैदा होने लगा था कि वो सबकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा था। इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस। और इसी एक्स्ट्रा अनाज की वजह से ही बड़े बड़े राज्य, उनकी सेनाएं और बढ़ती हुई आबादी का पेट पालना मुमकिन हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी सिर्फ खेती पर ही चल रही थी। इस दौर के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो बहुत कुछ बताते हैं। खासतौर पर पेंटेड ग्रेवेयर यानी चित्रित धूसर मृद भांड, जो इस समय की एक खास पहचान है। ये सब क्या दिखाता है? ये इस बात का पक्का सबूत है कि समाज में बुनाई, मेटल का काम, पॉटरी बनाना, ऐसे स्पेशल स्किल्स यानी शिल्प बहुत तेजी से डेवलप हो रहे थे। तो आखिर में चलिए ये देखते हैं कि जमीन पर जो ये इतने सारे बदलाव हो रहे थे, उनका लोगों की आस्था पर, उनकी धार्मिक सोच पर क्या असर पड़ रहा था। बड़ा दिलचस्प है कि समाज की बदलती प्रायोरिटीज का असर देवताओं पर भी पड़ा। जो अर्ली वैदिक पीरियड के बड़े देवता थे, जैसे इंद्र और अग्नि, उनका महत्व अब कम होने लगा। और उनकी जगह कौन ले रहा था? प्रजापति यानी क्रिएटर, विष्णु यानी प्रिजर्वर, संरक्षक, और रुद्र। ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि समाज का फोकस अब लड़ाई झगड़े से हटकर क्रिएशन पर और दुनिया की व्यवस्था को बनाए रखने पर ज्यादा था। पूजा पाठ का तरीका वो भी बिल्कुल बदल गया। अब प्रार्थना से ज्यादा इंपॉर्टेंस यज्ञों को दी जाने लगी। आप कह सकते हैं कि प्रार्थना का युग अब यज्ञों के युग में बदल गया था। ये बहुत कॉम्प्लेक्स अनुष्ठान होते थे जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण ही करवा सकते थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? समाज में ब्राह्मणों का महत्व और उनकी पावर दोनों और भी ज्यादा बढ़ गए। तो अगर हम इस पूरे बदलाव को एक नज़र में देखें तो क्या हुआ? एक सेमी नोमैडिक कबीलाई जिंदगी की जगह ले ली परमानेंट टेरिटोरियल राज्यों ने। पशुपालन वाली इकोनॉमी बदलकर एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी बन गई। और जो सोशल ग्रुप्स पहले काफी फ्लेक्सिबल थे, वो अब एक कठोर वर्ण व्यवस्था के ढांचे में बंध गए। हाँ, ये सब 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी बातें हैं। लेकिन इस दौर ने भारतीय समाज की जो नींव रखी, उसके कई हिस्से आज भी किसी न किसी रूप में हमारे आसपास मौजूद हैं। तो ये एक सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि इस प्राचीन युग की विरासत आज हमारी जिंदगी को कैसे और कितना प्रभावित करती है।